बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डीसी मशीन एंड बैटरीज़ का हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डीसी मशीन फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स होता है बुनियादी ज़रूरियात, ठीक है। इसमें हम वो तमाम बेसिक लॉज डिस्कस करेंगे जिन पर कोई भी डीसी मशीन काम करती है। इसमें पहला लॉ जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है, वो हम देखेंगे। इसके बाद है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ और ये एज इट इज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसके बाद है लेंस लॉ। लेंस लॉ भी आपने बिल्कुल वैसे ही वही पढ़ना है जो आपने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, इसको भी हम एज इट इज़ वैसे ही पढ़ेंगे। इन तमाम लॉज को पढ़ाने का मकसद ये है, ये वो बेसिक लॉ हैं जो डीसी मशीन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। डीसी मशीन इन्हीं के ऊपर काम करती है, ठीक है जी। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हम डीसी मशीन के तमाम अहम पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है जी। कुछ पार्ट्स यहाँ पर हमने दे भी दिए हैं, जैसे बॉडी है, या है, फील्ड है, पोल्स है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर वगैरह। इसके अलावा भी और बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन उनका हमने यहाँ पर जिक्र नहीं किया, ठीक है। इंशाल्लाह ताला वो बाद में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद है आर्मेचर वाइंडिंग, लास्ट टॉपिक जो है। अब आर्मेचर क्या होता है? डीसी मशीन के दो मेन पार्ट्स हैं, एक स्टेशनरी पार्ट और दूसरा रोटेशनल पार्ट, ठीक है। आर्मेचर जो होता है वो रोटेट करता है, वो आपको घूमता हुआ नज़र आता है, तो उसको हम आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग की होती है। ये वाइंडिंग अपनी साख्त के लिहाज से यानी बनावट के लिहाज से दो तरह की होती है, सिंगल लेयर वाइंडिंग भी होती है और डबल लेयर वाइंडिंग भी होती है, ठीक है जी। इसके अलावा इस्तेमाल के लिहाज से इसकी मज़ीद दो किस्में हैं जिन्हें हम लैब वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह ताला बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज जो है उस साइंसदान का नाम है जिसने ये लॉ बनाए थे, ठीक है। ये दो लॉज हैं और इनकी दोनों की स्टेटमेंट है और इसकी थोड़ी बहुत डेरिवेशन भी है। यहाँ पर एक फार्मूला हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे जो कि फैराडेज लॉ की इक्वेशन होगी। पहले लॉ में वो क्या कहता है, पहले लॉ को समझने की कोशिश करें। तो पहले लॉ में वो ये कहता है कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, ठीक है जी। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक कराएंगे या मैग्नेटिक फील्ड को वो जब कट करेगा तो उसकी हालत में ये तब्दीली आएगी कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ये चीज़ याद रखें, ये लॉ यहीं तक है। दूसरे लॉ में वो ये कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ की मिकदार रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होती है, या इंड्यूस होने वाली ईएमएफ की मिकदार रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें वो ये बताना चाहता है कि ये जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसकी मिकदार कितनी होगी, ठीक है। यानी पहले में उसने कहा था कि पैदा होगी, कितनी पैदा होगी ये नहीं बताया था, लेकिन दूसरे लॉ में वो ये बताता है कि कितनी वो मिकदार में पैदा होगी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है? टाइम के लिहाज से फ्लक्स में तब्दीली होना, ठीक है। इसके दो नाम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी इसको कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है? फ्लक्स का टाइम के लिहाज से तब्दील होने को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। किसी भी चीज़ का टाइम के लिहाज से तब्दील होने को उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो इसी तरह हमारी लाइफ जो है वो भी टाइम के लिहाज से तब्दील हो रही है, तो उससे भी हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ लाइफ कहेंगे उसको हम, ठीक है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर तीन तस्वीरें नज़र आएंगी, पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, ठीक है, और पिक्चर नंबर 3, ठीक है। इसमें अगर आप देखें यहाँ पर साइड पे मैंने यही लिखा है कि एक कॉइल है जिसकी टर्नों की तादाद को मैंने क्या कह दिया? एन कह दिया। टर्नों की तादाद कुछ भी है लेकिन मैंने उस तादाद को एन कह दिया, ठीक है। और इस कॉइल के साथ हमने एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। अब इस बार मैग्नेट को हमने ये किया है कि पहले इस बार मैग्नेट को पोजीशन ए बी पर रखा हुआ था, ये जो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ इस पोजीशन पर था। फिर हमने क्या करा कि इस बार मैग्नेट को उठा के हम पोजीशन सी डी पर ले गए हैं, यानी कि ए बी पोजीशन से उठाया हमने उसको और सी डी पोजीशन पर हम ले गए हैं, ठीक है। फिर हमने यही किया कि सी डी पोजीशन से दोबारा ए बी पोजीशन पर ले आए। ये पिक्चर नंबर 2 के अंदर वाज़ा है, ठीक है। जब हम इसको आगे पीछे हरकत देते हैं तो इसका फ्लक्स जो है वो कॉइल के साथ क्या करता है? लिंक करता है या कॉइल की टर्नों को कट करता है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। इसी तरह इस मैग्नेट को आगे पीछे ले जाने के लिए हमें जितना टाइम लगता है वो टाइम मैंने क्या कह दिया? टी कह दिया। अब इसका जो इनिशियल फ्लक्स चेंज है यानी कि इब्तदाई जो फ्लक्स में तब्दीली हुई है उसकी मिकदार क्या है? एन फाई वन। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, फाई वन इसका फ्लक्स है, ठीक है जी। इसी तरह
ये यानी कि ये उस वक्त का फ्लक्स है जब हमने इसको पोजीशन ए बी से उठा के पोजीशन सी डी पर लेके जा रहे हैं, ठीक है, उस वक्त का ये फ्लक्स है। इसी तरह जब हम पोजीशन सी डी से दोबारा ए बी पर पुरानी पोजीशन पर आते हैं तो उस वक्त जो फ्लक्स चेंज है उसको हम कहते हैं फाइनल फ्लक्स चेंज, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं एन फाई टू, ठीक है जी। एन वही है, नंबर ऑफ टर्न है, और फाई जो है इसका फ्लक्स है। अब टोटल चेंज इन फ्लक्स इन टी टाइम, ये ठीक है, उस टाइम के अंदर जो फ्लक्स के अंदर टोटल चेंज आया वो क्या है, वो है एन फाई वन माइनस एन फाई टू, यानी कि दोनों को हमने क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, ठीक है जी, दोनों को हमने तफरीक कर दिया। इसी तरह इंड्यूस ईएमएफ का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा उसे वो हमने किस तरह बनाया है कि एन फाई वन माइनस एन फाई टू, ये जो हमारे पास दोनों फ्लक्स का चेंज आता है, इस फ्लक्स के चेंज को इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने जो हमने टाइम इसके ऊपर लगाया है ना, जिस टाइम में हमने बार मैग्नेट को हरकत दी है, पहले हमने इसको बाईं तरफ हरकत दी है, फिर हमने इसको क्या किया है, दोबारा दाएं तरफ हरकत दी है, यानी जिस पोजीशन पर था ये उस पोजीशन पर इसको दोबारा लेकर आए हैं, ठीक है। इसमें हमें जो टाइम लगा उस टाइम से हमने तकसीम कर दिया। इस तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। अब मैं डिफ्रेंशिएट के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। डिफ्रेंशिएट क्या होता है, किसी भी चीज़ का टाइम के लिहाज से जो तब्दीली होती है ना, उसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएट। आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, मैथ के अंदर आप डिफ्रेंशिएट का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ टाइम के लिहाज से कितनी तब्दील होती है, किसी भी चीज़ में तब्दीली जो है ना वो वक्त के लिहाज से देखना, ठीक है, किसके लिहाज से, वक्त के लिहाज से देखने को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएट करना। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारी लाइफ है, ठीक है, हम वक्त के लिहाज से दिन ब दिन जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आती जा रही है। शुरू में इंसान की हालत कुछ और होती है, उससे बाद में कुछ और होती है, और एंड पर इंसान की हालत कुछ और होती है, यानी वक्त के लिहाज से हमारे अंदर तब्दीलियाँ आ रही है। इसे हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, किसी चीज़ में वक्त के लिहाज से तब्दीली आने को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने डिफ्रेंशिएशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए यहाँ आपको थोड़ी सी वजाहत मैं इस चीज़ की कर रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन है ना मेरे पास, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के लिहाज से इस डिफ्रेंशिएशन को मैंने क्या करा, डिफ्रेंशिएट किया। अब इन दोनों में एन कॉमन है, इसमें भी एन कॉमन है, इसमें भी एन कॉमन है, एन को मैंने बाहर निकाल लिया, ऊपर बच जाता है फाई वन माइनस फाई टू, ठीक है। फाई वन माइनस फाई टू दोनों फ्लक्स का तब्दीली है, तो इसलिए उसको मैंने डी से शो कर दिया। और हमेशा याद रखें कि डिफ्रेंशिएशन को डी से शो किया जाता है। इसी तरह डी फाई ओवर डी टी, टाइम के साथ मैंने डी लगाया और फाई के साथ भी डी लगाया, यानी फ्लक्स में तब्दीली, फ्लक्स में डिफ्रेंशिएशन और टाइम में डिफ्रेंशिएशन। इसलिए मेरे पास जो इंड्यूस ईएमएफ की जो फाइनल इक्वेशन बन गई है ना, वो ये इक्वेशन बन गई है मेरे पास कि E इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई ओवर डी टी, यानी कि फ्लक्स में जो टाइम के लिहाज से तब्दीली हुई है उसको हम अगर हम एन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी, ठीक है जी। इस तरह ये मेरे पास एक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है जी। आगे आ जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या फ्लैट हैंड रूल भी इसको कहते हैं। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बिल्कुल वही है जो आपने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो पिक्चर नंबर इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें दो पिक्चर है, ये पिक्चर नंबर 1 है, ये पिक्चर नंबर 1 आप ऑलरेडी किताब में अपनी देख चुके हैं, ठीक है। इसके मुताबिक आप अपने दाएं हाथ को, ये वाला दाएं हाथ को इस तरह ओपन करें कि इसकी दरमियान वाली उंगली, शहादत वाली उंगली और अंगूठा तीनों एक दूसरे से कायमा जाविया बनाएं, 90 का जाविया बनाएं, ये लाजमी है, 90 का जाविया बनाना लाजमी है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि ये जो ये जो दरमियान वाली उंगली है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को शो करती है, ठीक है जी। ये ईएमएफ इंड्यूस की सिम्त को जाहिर करती है। इसके बाद ये वाली जो उंगली है ये मैग्नेटिक लाइन ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन को ये वाली उंगली शो करती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये वाली उंगली शो करती है, और ये जो अंगूठा जो है ये कंडक्टर की हरकत की सिम्त को जाहिर करता है। तो इस तरह इसको हम कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हमेशा याद रखें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो सिर्फ जनरेटर के ऊपर लगता है और डीसी जनरेटर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद फ्लैट हैंड रूल पे आप आ जाएं। फ्लैट हैंड रूल के मुताबिक आप अपने हाथ को क्या करें जी, अपने हाथ को ऐसे सीधा करें, लेकिन याद रहे कि जो आपकी ये जो है ना आपके हाथ की फ्रंट साइड, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर होंगी तो इस उंगलियों की, ये उंगलियों की जो सिम्त है ये इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को शो करेंगे। ये जो अंगूठा जो है ये कंडक्टर की हरकत की सिम्त को जाहिर करता है। तो इसे हम कहते हैं फ्लेमिंग फ्लैट हैंड रूल भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। ये फ्लैट हैंड रूल का मतलब ये है, दोनों रूल का मतलब एक ही है। दोनों रूल का मतलब है कि पैदा होने वाली जो इंड्यूस ईएमएफ है ना उसकी हम डायरेक्शन मालूम कर सकें, ठीक है जी।
इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।